आज हम लोग बात करेंगे एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम विद्युत है। विद्युत आप लोगों ने घर पे अपने सुना होगा। आप जहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो विद्युत एक सामान्य टर्म है। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत बनती कैसे है, हम इस पे चर्चा करेंगे। विद्युत कैसे बनती है? तो विद्युत को बनने के लिए चाहिए आवेश। विद्युत बनने के लिए क्या चाहिए? आवेश चाहिए। अब ये आवेश बनता कैसे है? आवेश यानी कि चार्ज, ये कैसे बनता है? तो अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लें NaCl और इसको घोल दें जल में, तो ये जो सोडियम क्लोराइड यौगिक है ये टूट कर बन जाएगा Na++Cl- में। ये देखिए, ये चार्ज है, इसको कहेंगे हम प्लस चार्ज और ये है माइनस चार्ज। तो यहाँ से आवेश आता है, इसी को चार्ज या आवेश कहते हैं। अब विद्युत बनती कैसे है? तो चार्ज, 1 सेकेंड में कितना चार्ज किसी बिंदु से जाता है या पास करता है, उसकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं या आवेश कहते हैं। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटा समय। यानी कि धारा को अगर हम I बोलें तो I बराबर हो जाएगा Q/T। टोटल आवेश, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये वायर है और तो ये कोई वायर है, इस वायर में मान लीजिए कि कोई धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पर। अब हमें गणना करना है कि ये धारा कितनी है। धारा जब भी फ्लो करेगी तो उसके लिए क्या चाहिए? आवेश चाहिए। आवेश जब फ्लो करेगा, जब आवेश बहेगा, तब जाकर धारा बनेगी। अब आप यहाँ खड़े हो जाएं, और यहाँ से बैठकर काउंट करिए कि 1 सेकेंड में कितना आवेश यहाँ से गुजरा। तो 1 सेकेंड में जितना आवेश यहाँ से गुजरेगा, उस आवेश की संख्या को ही हम क्या कहेंगे? धारा। तो धारा का जो सूत्र हो जाएगा I बराबर Q/T। हमने T को 1 सेकेंड क्यों कहा? क्योंकि जब T बराबर 1 सेकेंड कर देंगे तो I बराबर हो जाएगा Q/1, यानी कि I बराबर हो जाएगा Q। यानी 1 सेकेंड में जितना आवेश बहेगा, ये आवेश 1 सेकेंड में जितना बहेगा, उसकी मात्रा को ही हम क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। अब बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा तो हमारे हो गया। विद्युत धारा क्या होती है? जब भी आवेश किसी परिपथ से या किसी वायर से, तार से बहेगा तो विद्युत धारा आएगी। अब परिपथ क्या होता है? तो जिस रास्ते से करंट बहती है उसी रास्ते को ही हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। अब परिपथ में आप जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, आप कोई बल्ब जलाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, ये हमने बैटरी बना लिया, ये बैटरी है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से मैंने एक वायर लिया और एक वायर यहाँ से ले लिया, और यहाँ पर क्या करेंगे? हमने एक बल्ब जोड़ दिया। अब जैसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसका एक सिरा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी की जगह आप कोई भी सर्किट, जैसे AC जो करंट है, जो खंबे वाली जो लाइट होती है, आप उससे भी कनेक्ट करेंगे तो सेम चीज़ है वही। तो यहाँ पर एक प्लस इससे कनेक्ट हुआ, माइनस इससे कनेक्ट हुआ, तो ये करंट क्या होगी? यहाँ पे फ्लो हो जाएगी और ये बल्ब
जलने लगेगा। तो ये जो सर्किट हमने बनाया, ये जो रास्ता हमने बनाया करंट को बहने के लिए, फ्लो करने के लिए, यही क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है। इसी को हम परिपथ कहते हैं। जो घरों में, आपके घर में जो भी आपके घर में जो भी वायरिंग हुई होगी, जैसे भी बल्ब कनेक्ट हुए होंगे, जैसे पंखे कनेक्ट होते हैं, जैसे आप पोल से या खंबे से आप क्या करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं और वहाँ से फिर हम घरों में पूरा फैलाते हैं उसको। तो ये जो वायरिंग करते हैं वही क्या है? हम परिपथ है। तो आपने समझ लिया विद्युत धारा क्या होती है और परिपथ क्या होता है। यहाँ देखिए एक परिभाषा है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैंने आपको बताया था I बराबर Q/T। अब जब भी किसी एक्सप्रेशन में या समीकरण में T से आप भाग कर देंगे तो वो दर कहलाता है, वो दर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आवेश बटा समय, तो आवेश बह रहा है, लेकिन अगर हमने समय से इसमें डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगी। या 1 सेकंड में जितनी भी धारा बहेगी, जितना भी आवेश बहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। तो ये पहला पेज आपका इतना ही था। ये देखिए ये फार्मूला है, I बराबर Q/T। यहाँ T को हम समय लेंगे, Q को चार्ज और I को करंट लेंगे। विद्युत आवेश जो प्लस और माइनस मैंने आपको बताया कि जैसे Na प्लस है और Cl माइनस है, तो ये जो चार्ज होता है, इसका पहली बार जो डिस्कशन हुआ, जो बड़े लेवल पे किसी ने अगर बताया, तो वो थे कुलाम एक साइंटिस्ट थे। तो उनके नाम पर इसका मात्रक रख दिया गया। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कुलाम है। अब ये कह रहा है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो ये जितना एक कुलाम होगा, एक कुलाम कितना आवेश होगा? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ये चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कुलाम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो इसी तरह से करके अगर आप 6 × 10⁻18 यानी कि अरबों खरबों ऐसे इलेक्ट्रॉन को अगर एक साथ करें, तब जाकर जो आवेश बनेगा टोटल, उस आवेश को हम क्या कहेंगे? एक कुलाम कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं एक कुलाम बहुत बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये कैसे आपने पता किया कि आखिर कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो एक फार्मूला होता है, जैसे किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी जो आपका पदार्थ है उस पर कितना चार्ज है, तो उस पर चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉनों के टर्म में ही व्यक्त करते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसके पास चार्ज है। तो अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये हमारा हाथ है, मैंने हाथ की हथेली को ऐसे करके रगड़ दिया। तो जैसे ही हम इसको रगड़ेंगे, इस पे से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, हजारों लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपके हाथ पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो अब क्या है, अगर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन मेरे से निकले तो मेरे पास कितना चार्ज हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। मेरे हथेली से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कितना चार्ज हो गया? कितना चार्ज हो जाएगा मेरे पास? मेरी हथेली पे चार्ज हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। और अगर मेरे पास, मेरी हथेली पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर चिपक जाते हैं, या मेरे कोई भी मटेरियल हो, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, तो उस केस में उसके पास चार्ज होगा 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन अब चार्ज कैसा होगा? माइनस होगा। तो
प्लस या माइनस ये डिपेंड करता है कि चार्ज ले रहे हैं या चार्ज दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये हो गया। अब यानी कि अगर किसी भी पदार्थ पर टोटल चार्ज की अगर हम बात करें कि उस पर कितना चार्ज होगा, तो अगर उसके पास n इलेक्ट्रॉन है, संख्या इलेक्ट्रॉनों की n है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर e चार्ज है तो टोटल चार्ज की मात्रा कितनी हो जाएगी, n। कैसे हमने पता किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन है 3e, 4 इलेक्ट्रॉन 4e, 5 है तो 5e। इसी तरह से अगर 10 है तो 10e, यानी कि n इलेक्ट्रॉन है किसी भी पदार्थ पर तो उसके पास चार्ज कितना होगा, ne। तो यहाँ से आता है चार्ज की वैल्यू। अब ये जो गणना हुई है कैसे हुई होगी, यहाँ पर अगर हम देखें ये हिस्सा अगर हम 1 कर दें, जैसे इसने क्या किया हुआ है, ये कह रहा है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है Ne। और कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए क्यू की वैल्यू 1 रख देना है, कितने इलेक्ट्रॉन है नहीं पता, और यहाँ पर E की वैल्यू तो पता ही है हमको 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब यहाँ से n की गणना आप कर लीजिए, तो 1 अपॉन ये गुणे में इधर हो जाएगा अपॉन में 1.6 × 10⁻19। तो इसको एक से जब आप भाग करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये वही चीज़ है, क्लियर। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, अगर किसी भी पदार्थ के पास एक कूलम आवेश है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, राइट। एक चीज़ और, अगर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो कैसा चार्ज होगा, उसके पास माइनस चार्ज होगा। कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसके पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम लोग देखते हैं, देखिए विद्युत धारा को एक मात्रक दिया गया एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में जिस तरह से कूलम आवेश का मात्रक रखा जाता है, उसी तरह से एम्पियर को भी धारा का मात्रक माना गया है, जो कि एम्पियर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने काफ़ी काम किया था, तो उनके सम्मान में ऐसा किया जाता है। अब यहाँ पर हाँ देखिए ये नाम रखा हुआ है, आंद्रे मेरी एम्पियर उनका नाम था। अब हम लोग देखते हैं, ये अब याद रखिएगा 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, जो कि जिस तरह से कूलम एक बहुत बड़े चार्ज को दिखाता है, उसी तरह से एम्पियर भी छोटा मात्रा नहीं है करंट की, एम्पियर भी बहुत बड़ी मात्रा होती है। तो अगर किसी वायर में अगर 1 एम्पियर भी फ्लो कर रहा है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा है करंट की, तो करंट की छोटी मात्रा के लिए हम माइक्रो एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। और 1 माइक्रो एम्पियर कितना होगा 10⁻⁻6 एम्पियर। अब इसमें कुछ खास नहीं है, देखिए यहाँ पर है कि किसी भी परिपथ में अगर हमें करंट नापना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हम एमीटर का इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी कोई सर्किट है, अगर आपको करंट नापना है तो एमीटर, याद रखना है इसको आपको। और बाकी देखिए एक टर्म दिया हुआ है टर्मिनल, ये एक टर्म है टर्मिनल, एक देखिए कुंजी दिया हुआ है एक टर्म, और बाकी तो यहाँ पर टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का मतलब जो लास्ट पॉइंट है उसे कहते हैं टर्मिनल। जैसे एक बिंदु यहाँ है A और दूसरा बिंदु यहाँ है B, तो ये जो लाइन है, इस लाइन का टर्मिनल कहाँ है, A पर है और B पर है, A पर है और B पर इसका टर्मिनल है। तो ये टर्मिनल हो गया। बाकी कुंजी क्या होती है, कुंजी का मतलब होता है की। आप कुंजी
किसी चीज़ को खोलने के लिए होती है कुंजी, कुंजी यानी कि की। अब ये कुंजी का इस्तेमाल कैसे होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे आप किसी सर्किट को किसी दूसरे सर्किट से जब आप जोड़ते हैं तो बीच में आप एक प्लग लगा देते हैं, जिससे आप अगर ऑन करेंगे तो वो जल जाएगा, बल्ब है तो जल जाएगा, ऑफ कर देंगे बटन, कुंजी यानी कि बटन। तो जब आप बटन को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, ऑफ करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये कुंजी है, कुंजी यानी कि बटन। अब देखिए ये सर्किट जो दिया हुआ है, इस सर्किट में ये बैटरी है, ये वायर है, ये है कुंजी। ये कुंजी अभी ओपन है। जब इस कुंजी में ये जो दोनों सिरे ये आपस में जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये क्लोज सर्किट है, सर्किट क्लोज हो गई है। ये है एमीटर, जो ये मापेगा इसे कहेंगे अमीटर। नाम अमीटर है इसलिए इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताएगा कि सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ये देखिए ये है बल्ब। अब विद्युत सर्किट में बल्ब को हम कोई ऐसा बल्ब नहीं बना देते हैं कि जैसे कोई ऐसे बल्ब हो जैसे आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, इस तरह का कुछ बल्ब। हमारे यहाँ विद्युत परिपथ में कोई भी आपको अगर इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो उसके लिए आप उसका प्रतिरोध ही बनाएंगे, प्रतीकात्मक रूप में हम बनाते हैं। आप कुछ भी जैसे आप ऐसे बना सकते हैं, ये चीज़ है। ये जो शो करता है जो ऐसे मुड़ा मुड़ा सा आप बना रहे हैं, ये प्रतिरोध जैसा है। किसी भी सर्किट को अगर आपको इंसर्ट करना है, कोई भी सर्किट डालना है किसी परिपथ में, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल एक इस तरह का एक कॉम्बिनेशन डाल देंगे, अटैच कर देंगे। ये पंखा भी हो सकता है। पंखा माने क्या, प्रतिरोध। धारा के लिए तो कोई पंखा नहीं है, धारा के लिए वो सिंपल एक प्रतिरोध है। बल्ब है तो बल्ब भी क्या है, प्रतिरोध है। अगर आप करंट से कोई मोटर चला रहे हैं तो वो भी क्या है, इसके लिए प्रतिरोध ही है। तो धारा के लिए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो वो सिंपल एक प्रतिरोध की तरह देखा जाएगा। ये बैटरी यानी कि सेल, ठीक है, और ये हो गया आपका परिपथ। इस तरह से करंट फ्लो करेगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करिए। तो विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला है Q इक्वल टू, दो फार्मूले हैं, NE और Q इक्वल टू क्या है, IT। ये दो फार्मूले हैं आवेश के लिए। तो जो आपको दिया है उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो दिया नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से निकाल दिए गए हैं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी क्या दिया है, 0.5 एम्पियर की धारा है तो आई दे दिया, 10 मिनट तक प्रवाहित हुआ तो कितना है आपका, T पता चल गया। तो बस हम यहाँ से निकाल लेंगे 0.5 और T बराबर 10 मिनट। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉरी फॉर इंटरप्शन, देखिए यहाँ से ये जो हिस्सा है तो ऐसे आप चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जो 10 है, 10 मिनट की जगह क्या करेंगे, सेकेंड के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन करना हो समय को आप किस में लेंगे, सेकेंड में लेंगे, और धारा एम्पियर में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं विद्युत विभव और विभवांतर, ये दोनों क्या है। ये थोड़ा सा आपको ये दिया हुआ है, यह भी जानिए। तार के भीतर आवेश का प्रवाह, तो क्या दिया है, जैसे कोई भी वायर है, वायर है तो उसमें आवेश फ्लो करेगा। आवेश किस रूप में फ्लो करता है या बहता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में। जो भी कोई मटेरियल है, मटेरियल के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं और इन्हीं की गति के कारण क्या होती है, धारा
बनती है। एक चीज़ मैं आपको नहीं बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन ही क्यों गति करते हैं, आखिर माइनस चार्ज ही क्यों गति करता है, प्लस चार्ज क्यों नहीं गति करता। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोई भी अगर पदार्थ है, पदार्थ के सबसे बाहरी कोश में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसलिए जो पदार्थ का जो नाभिक है, जो ये सबसे बीच में होता है नाभिक जो कि क्या होगा, धनावेशित होगा। इस धनावेशित नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स नहीं लग पाता, बहुत कमज़ोर फोर्स होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी अगर इनको एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने जो पदार्थ है उसको छोड़कर पूरे जो भी उनको फ्री जगह मिलती है वहाँ पर वो रैंडम गति करते रहते हैं, इधर उधर गति करेंगे, अपने मेन परमाणु को छोड़ देंगे और वहाँ से वो पूरे पदार्थ में गति करते रहेंगे। तो ये फ्री होते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये भारी होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है और पॉजिटिव चार्ज बहुत भारी होता है। इसलिए जो चार्ज फ्लो करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज नहीं। तो भारी होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो करने में रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसलिए तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो किसके फ्लो से होगी, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से होगी। अब आते हैं हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, विद्युत विभव और विभवांतर। तो विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, पहले ये समझिए विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। इन दोनों टर्म को अगर देखा जाए तो विभव यानी कि इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल, और विभवांतर ये क्या है, तो विभवांतर इसमें देखिए दो टर्म है, एक तो विभव है और दूसरा क्या है, अंतर है। विभव प्लस अंतर मिलाकर क्या होता है, विभवांतर। तो किसी चीज़ का अंतर, किसका अंतर, विभव का अंतर। तो विभवांतर माने अंतर, दो विभवों का अंतर। तो दो बिंदुओं के बीच अगर विभव दिया हुआ है तो उनके बीच का जो अंतर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। अब विभव क्या है, किसी एक बिंदु का विभव। तो विभवांतर के लिए क्या चाहिए, दो बिंदु चाहिए, और दो बिंदुओं के बीच जो भी डिफरेंस होगा विभव का वही विभवांतर बनेगा। और विभव के लिए क्या चाहिए, केवल एक सिंगल पॉइंट चाहिए। तो विभव हो गया, विभवांतर हो गया। अब सिंपल समझिए कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर और विभव एक्चुअल में क्या होते हैं उसे हम समझते हैं। तो देखिए, जैसे कोई बैटरी है, बैटरी का प्लस, ये माइनस। प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं और माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम छोटी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस वाला बड़ा लाइन होगी और माइनस वाला छोटी लाइन होगी। अगर इन दो कई सेल को, ये जो एक सिंपल होगा इसको सेल कहेंगे, और अगर हम कई सेल को एक साथ कनेक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। तो हमें मानते हैं कि कोई बैटरी है जिसका एक सिरा प्लस है और दूसरा सिरा क्या है, माइनस है। तो ये प्लस सिरा अगर मान लीजिए 10 वोल्ट पर है और ये वाला सिरा 0 वोल्ट पर है, तो उस केस में ये क्या है, ये जो 10 वोल्ट एक सिरे का है इसको कहेंगे विभव, और ये जो 0 वोल्ट है ये क्या है, दूसरे पॉइंट का विभव है। और इन दोनों के बीच में अगर हम अंतर लें तो 10 - 0 बराबर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट।
ये हो जाएगा विभवांतर, यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। सिंपल। अगर आप वैसे समझें, जैसे मान लीजिए किसी सर्किट में कोई सर्किट दिया हुआ है, ये कोई सर्किट है, ऐसे करके दूसरी सर्किट ये है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। अगर इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका विभव अगर 20 वोल्ट है केवल इस पॉइंट का, तो ये विभव होगा। अगर मान लीजिए बी का जो विभव है वो 40 वोल्ट का है, ये भी बी का क्या होगा, विभव होगा। लेकिन ए और बी के बीच में कितना अंतर है, तो 40 माइनस 20, 20 वोल्ट का अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। विभव को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, अब विभवांतर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V AB, V AB, ये नीचे AB रख देंगे। इसका मतलब हो गया कि A और B के बीच का अंतर हमको लिखना है। और विभव के लिए VA लिख सकते हैं, चाहे VB लिख सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि विभवांतर का आखिर परिपथ में यूज क्या होता है, क्या इस्तेमाल है विभवांतर का, और साथ में विभव से भी संबंधित कंसेप्ट को जानेंगे। तो देखिए, विभवांतर यानी कि ऊंचाई में अंतर। अब ये ऊंचाई में अंतर का क्या मतलब हुआ, जो धारा है, धारा यानी कि आवेश, प्रवाह की दर, जब भी आवेश प्रवाहित होगा तो क्या बनेगी, धारा बनेगी। पूरी की पूरी सर्किट आवेश के प्रवाह पर ही निर्भर है। अब आवेश प्रवाहित क्यों होगा, तो आवेश प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। आवेश को आप पानी मान लीजिए, ये धारा को आप सिंपल पानी की धारा मान लीजिए, पानी की धारा। तो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाता है, जब अगर आप यहाँ पर पानी रखे हैं और दूसरा कोई स्थान मान लीजिए यहाँ पर है, अगर इन दोनों के बीच ऊंचाई का अगर अंतर होगा, अगर ये ऊंचाई पर हो और ये नीचे हो, तो क्या होगा, पानी यहाँ से इसमें चला आएगा। लेकिन अगर दो बर्तन आपने एक ही ऊंचाई पर रख दिया और दोनों को आप अगर कनेक्ट करें, तो क्या पानी इसमें से इसमें जाएगा, अगर दोनों की लेयर, दोनों का जो स्तर है एक समान है, पानी नहीं जाएगा। एक की ऊंचाई अगर ज़्यादा हो, एक की ऊंचाई कम हो, तो पानी फ्लो कर जाएगा। अब जो ऊंचाई है, यहाँ पर विद्युत में ऊंचाई विभवांतर के बराबर होती है। तो जब विभव का अंतर होगा यानी ऊंचाई का अंतर होगा, तो पानी फ्लो करेगा, यानी कि विद्युत धारा फ्लो करेगी। तो अगर एक बिंदु मान लीजिए A है और दूसरा बिंदु B है, ये अगर 20 वोल्ट पर है और ये 10 वोल्ट पर है किसी सर्किट में, तो 20 वोल्ट का मतलब कि 20 ऊंचाई कितनी हो गई, 20 हो गई, और 10 वोल्ट का मतलब ऊंचाई कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 20 से 10 पे जाएगा, आखिर पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, 10 वाला पानी 20 पे तो नहीं जाएगा, 20 पे जो पानी रखा है वो कहाँ जाएगा, 10 पे जाएगा। यानी कि करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, 20 से 10 की ओर, ए से बी की ओर। तो जब भी विभव में अंतर होगा यानी ऊंचाई में अंतर होगा, तो करंट फ्लो कर जाएगी। तो विभवांतर करंट को बहने के लिए यानी कि फ्लो करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अगर विभवांतर होगा तो करंट बहेगी, और विभवांतर नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगी। अब हम लोग बात करेंगे कि जब धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर फ्लो करती है, तो कार्य कितना करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी
जैसे कोई भी वस्तु है अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या जा रहा है, चार्ज यानी कि आवेश जा रहा है। आवेश कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी बिंदु की ओर। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य होगा, तो कार्य यहाँ पर वैद्युत में कार्य W बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश। ये जो आपका W होगा V इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा। तो जितना विभवांतर होगा उसमें हम आवेश से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला हो गया W बराबर V इंटू क्यू या V बराबर हो जाएगा W अपान क्यू। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर विभवांतर V है और Q चार्ज को लेकर जाना है तो कार्य कितना करना पड़ेगा, W बाई V इंटू क्यू। और अगर दो बिंदु मान लीजिए कि ये पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B है, दोनों अगर सेम विभवांतर पर हो, सेम विभव पर हों, मान लीजिए 10 वोल्ट है और ये क्या है 10 वोल्ट है, दोनों सेम वोल्टेज पर है, तो अगर यहाँ पर चार्ज Q है तो क्या ये A बिंदु से B बिंदु पर जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम वोल्टेज पर हैं। जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा यानी कि पानी की धारा आप समझिए कि अगर टंकी समान ऊंचाई पर है तो एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में नहीं जाएगा। उसी तरह से अगर एक 20 वोल्टेज पर है और दूसरा पॉइंट 10 वोल्टेज पर है तो फिर 20 से 10 की तरफ धारा प्रवाहित हो जाएगी, यानी कि चार्ज प्रवाहित हो जाएगा। तो यही चीज़ है। अब यहाँ कुछ परिभाषा के लिए हम क्या करते हैं कि अगर देखिए ये W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो अगर V को हम 1 वोल्ट कर दें और Q को 1 कूलाम कर दें तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा W बराबर। तो एक कार्य की परिभाषा दी जाती है 1 जूल की, यहाँ पर जूल आएगा। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल है। तो 1 जूल की परिभाषा क्या कहेंगे हम कि अगर दो बिंदु A और B हैं, A और B के बीच का अगर विभवांतर 1 वोल्ट हो और 1 कूलाम चार्ज को हमको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना हो तो किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल के बराबर होगा। 1 वोल्ट का विभवांतर हो और 1 कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना हो तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1 जूल होगा। अब यहाँ से मात्रक हम निकाल सकते हैं। अगर हमको कार्य का मात्रक निकालना है, देखिए कार्य यानी कि W बराबर V इंटू क्यू। तो अगर वैद्युत, वैसे तो इसका मात्रक जूल होता है कहीं पर भी, तो वैद्युत रहे चाहे प्रकाश रहे चाहे कोई भी चैप्टर हो, हर जगह कार्य का मात्रक जूल ही आना है। लेकिन एक और मात्रक यहाँ से हम निकाल सकते हैं V यानी कि वोल्ट। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट और ये Q का मात्रक क्या है, चार्ज है, चार्ज का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ से एक मात्रक हमको मिल गया कार्य का, वोल्ट कूलाम। वोल्ट कूलाम आ गया, W इक्वल टू वी क्यू। और वोल्टेज यहाँ पर विभव का मात्रक भी आप एक निकाल सकते हैं। V बराबर हो जाएगा W बटा में Q। तो विभव का मात्रक तो वैसे वोल्ट होता है, लेकिन एक और मात्रक आप ले सकते हैं W यानी कि क्या है, जूल है, और ये क्या है आपका, कूलाम है। तो एक मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो ये मात्रक हम अपने हिसाब से निकालते हैं। हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज रख देंगे जो भी दिया हुआ है। और एक तो जो बेसिक मात्रक होता है, जैसे कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, लेकिन इस फार्मूले से हम कार्य का मात्रक एक और निकाल लिए, वोल्ट कूलाम। विभव का मात्रक वैसे वोल्ट होता है, लेकिन हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके V बराबर W बाई क्यू करके W को जूल रख देंगे, Q को कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी विभव का मात्रक हमको मिलेगा। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि कोई एक सर्किट है, मान लीजिए कि ये बैटरी है,
ये प्लस माइनस, और यहाँ पर एक बल्ब यानी कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बल्ब को? प्रतिरोध से। चाहे पंखा हो, चाहे कोई भी घर का अप्लायंस हो, कोई भी घर का मशीन हो, चाहे कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं वैद्युत में, तो उसको प्रतिरोध से ही व्यक्त किया जाता है। तो ये हो गया आर, प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं। तो अब धारा को नापने के लिए हमने बताया था आपको क्या इस्तेमाल करेंगे? एम्पियर का इस्तेमाल करेंगे। एम्पियर यहाँ अटैच कर देंगे तो ये धारा बताएगा कितना धारा है। लेकिन अगर हमको वोल्टेज नापना है कि दो बिंदुओं के बीच या किसी बिंदु पर कितना वोल्टेज है, कितना विभव है, तो किससे नापेंगे हम? वोल्ट मीटर से नापेंगे। और वोल्ट विद्युत विभव नापने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट के जिस भी इंस्ट्रूमेंट का विभव नापना होता है कि उसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, हमको पता करना है कि इसके सिरों का कितना विभवांतर होगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसके दोनों सिरों के बीच में क्या वोल्ट मीटर रख देंगे। तो इसके दोनों सिरों के बीच में हम वोल्ट मीटर ऐसे रख देंगे, ये ऐसे करके अटैच कर देंगे, तो ये इसको बताएगा कि कितना विभव है, कितना विभवांतर है। एक बिंदु के लिए विभव का इस्तेमाल करेंगे, अगर दो बिंदु हैं तो विभवांतर बताएंगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग विभव नापने में। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच। एक चीज़ आपको बता दें कि जब भी कोई बैटरी की बात करता है तो बैटरी का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को जो दिखाते हैं, तो इस तरह से दो लाइन के रूप में बैटरी को दिखाया जाता है। वैसे सेल होता है, लेकिन जब हम कई सेल को एक साथ जोड़ दें तो उसको बैटरी कहा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग एक ही सेल दिखा देते हैं और कहते हैं कि यही बैटरी है। तो इसमें अगर हम कहें कि 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो पॉजिटिव सिरा है ये 12 वोल्ट पर है, और इसका जो नेगेटिव सिरा है वो कितने वोल्ट पर है? 0 वोल्ट पर है। पॉजिटिव सिरा 12 वोल्ट पर और नेगेटिव सिरा 0 वोल्ट पर। ये मतलब होता है किसी भी बैटरी के विभव या विभवांतर को बताने का। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच। तो आपने क्या करना है? एक सर्किट बनाइए जिसमें आपने मान लिया कि उस सर्किट के दो बिंदु ए और बी हैं और इनके बीच 12 वोल्ट का विभवांतर है। तो हम लिख लेंगे बी ए बी बराबर 12 वोल्ट। बी ए बी हमने क्यों किया? क्योंकि अगर पॉइंट ए और बी है और वोल्टेज को हम वी से निरूपित करते हैं तो बी ए बी मीन्स विभवांतर बिटवीन ए एंड बी। तो ए ये हो जाएगा 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को देखिए ले जाया जा रहा है। हमने बताया था यहाँ आवेश अब आप भेज रहे हैं। किसी भी चीज़ को जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भेजेंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा। अब कार्य करेंगे तो कितना करेंगे? तो यहाँ पर चार्ज क्यू दे दिया है 2 कूलाम। ठीक है, अब आपको पता करना है डब्लू कितना है। तो डब्लू एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि डब्लू इक्वल टू होता है वी इंटू क्यू। ये सब आपको याद रखना है। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 वोल्ट, और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो 12 दूना 24, ध्यान रखिएगा जूल। 24 जूल। जूल को किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल जे से। तो 24 जूल ऊर्जा आवश्यक होगी उस बिंदु को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि और ए से लेके बी तक ले जाने में। बाकी यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है जिसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये विद्युत परिपथ आरेख दिया हुआ है। विद्युत सेल, मैंने कहा था कि जब एक सेल की बात करेंगे तो हम लोग प्लस माइनस को ऐसे कंबाइन कर लेते हैं, प्लस वाले को बड़े डंडे से, छोटे से। और बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, बैटरी क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स को जब हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। अब देखिए खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच तो आप घर में यूज करते ही हैं, जो बटन होती है उसी को कुंजी भी बोलते हैं। खुली कब होगी? जब आप ऐसे रखेंगे ये। अब बीच में अगर आपने कोई बिंदु डाल दिया तो हम क्या कहेंगे? वो बंद हो गई। ये परिपथ का
परिपथ की भाषा है, परिपथ का लैंग्वेज है, विद्युत की भाषा है, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब आप सोचें कि ये ऐसे करके ऐसे करते हैं तो इसे कहेंगे कि बंद हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। हम ऐसे ही कहेंगे ये विद्युत की भाषा है, साइंस की यही भाषा है, तो आपको यही मानना पड़ेगा। ये ओपन है, ये क्लोज है। तार संधि, तार संधि का मतलब होता है कि जब एक तार को दूसरे तार से आप जोड़ते हैं, घरों में आपने बहुत बार ऐसा किया होगा, एक तार जब टूट जाता है तो आप उसको जोड़ देते हैं। तो ये एक तार ऐसा है, ये दूसरे तार को यहाँ से लाकर हमने ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया। बिना तार के क्रॉसिंग, तो मतलब क्या है कि एक तार ऐसे दिया हुआ है, आप क्या करेंगे दूसरे वायर को, ये अगर एक वायर ऐसे जोड़ना है तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर से मतलब टच ना करें, तो एक तार ऐसा है, फिर ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। एक क्रॉसिंग का है। विद्युत बल्ब, अब ऐसे बल्ब अगर आप बनाने लगेंगे तब तो फिर आप सर्किट ही बनाते रह जाएंगे। अगर 10 पंखा दे दिया कि 10 पंखे हैं तो फिर तो आप 8 बनाएंगे, पंखा डिज़ाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। हम सिंपल एक ये ऐसा करके बना देते हैं कि ये पंखा है, बल्ब है, लिख देंगे नाम कि बल्ब है, ये पंखा है, बाकी सबको इसी तरह बनाएंगे। प्रतिरोध, ये है प्रतिरोध का चिन्ह, ऐसे बनाते हैं। और परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती का मतलब होता है ऐसा प्रतिरोध जो बदलता रहे। एक प्रतिरोध बॉक्स आता है, उस बॉक्स में आप एक स्विच होती है, उस स्विच को अगर आप उठाकर एक बिंदु पे लगा देंगे तो कुछ प्रतिरोध लेगा, दूसरे बिंदु पे लगा देंगे तो कुछ प्रतिरोध लेगा, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, यानी कि जैसे जैसे आप उसको इधर उधर करेंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बदलता रहेगा। तो एक निरूपित करने का तरीका है, आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करके एरो बना देनी है, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी है। एमीटर, ए से प्लस माइनस, वोल्ट मीटर बी से। एमीटर को किसी भी सर्किट के साथ कैसे लगाते हैं हम लोग, श्रेणी में लगाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये पंखा है, ये पंखा है, अब इस पंखे से बहने वाली धारा हमको पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ श्रेणी में हम ये एमीटर लगा दें। यहाँ हम श्रेणी में एमीटर लगा देंगे। और अगर हमको अगर हमको वोल्टेज नापना है कि वोल्टेज कितना है उस बल्ब के अक्रॉस या बल्ब के दोनों साइड कितना वोल्टेज डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ये वोल्टेज, ये ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है वोल्टेज नापने का और करंट नापने का। जब भी आपको करंट नापना है तो आप ऐसे लगाएंगे यहाँ इसके साथ श्रेणी क्रम में, और जब वोल्टेज नापना होगा तो इसके दोनों सिरों से उसको ऐसे करके लगाकर और उसके साथ समांतर क्रम में लगा देंगे। और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम क्या होता है हम लोग देखेंगे अभी आगे चलकर, बट अभी के लिए आप ऐसे जान लीजिए। तो आज अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे तो जो बाकी के ओम का नियम है उसको हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतना जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप फिर से ये पूरा लेक्चर देखने के बाद बुक को 1 से 2 बार बुक को बढ़िया से पढ़ें, फिर लेक्चर देख सकते हैं। ऐसा 2-3 बार करने के बाद आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है।